हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जो खान सर का बुक है इसको, और प्रैक्टिस पेपर 1 निकालेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर 1 निकालेंगे। 1 में आ जाएंगे कितने नंबर पे? क्वेश्चन नंबर जो है 9 क्वेश्चन नंबर पे आ जाएंगे, मतलब यानी कि 9वां क्वेश्चन पे। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा थ्योरी पहले ही हम लोग देख लेते हैं एक स्टोरी के रूप में, ताकि आप अपने से क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार सके और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो थोड़ा सा समय दीजिए समझाने के लिए, उसके बाद आपका मन देखे या ना देखे। देखिए कह रहा है, बहुत समय पहले यूरोप के एक बड़े देश जर्मनी में एक तानाशाह था। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था जी? एडोल्फ, यहाँ देखिए एडोल्फ हिटलर। वो बहुत ताकतवर बनना चाहता था और सोचता था कि उसका देश सबसे आगे होना चाहिए। ठीक है, वो कहाँ का था जी? यहाँ देखिए कर रहा है ना कि बहुत समय पहले यूरोप के एक बड़े देश क्या था? यूरोप के सबसे बहुत बड़का देश है, उसका नाम क्या है सर? जर्मनी, है ना। वहीं की एगो तानाशाह था, यानी कि राजा था, है ना। तानाशाह था जिसका नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर था, है ना। तानाशाह का नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। अब वो कहता था, वो बहुत ताकतवर बनना चाहता था, मतलब कि इतना ताकतवर हो जाए कि क्या करे, सब कोई मेरे अधीन हो जाए, सब कोई मेरे कब्जे में हो जाए ना। और सोचता था कि उसका देश जो है सबसे आगे होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहानी हुई क्या। 1 सितंबर 1939 की सुबह हिटलर ने अचानक एक छोटे से देश पोलैंड पर हमला कर दिया। समझिएगा, इसको याद, इस पॉइंट को याद रखेंगे। 1 सितंबर 1939 की सुबह थी। ठीक है, हिटलर ने क्या किया, अचानक एक छोटे से देश यानी कि जिसका नाम था पोलैंड। क्या नाम था सर? पोलैंड पर तो हमला कर दिया, है ना। उसकी सेना ने टैंकों और विमानों से हमला शुरू किया। पोलैंड के लोग चौंक गए, क्योंकि यह हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ था। जब भी हमला होता है ना, तो अगले जिस देश पे हमला करना होता है उसे बता दिया जाता है कि हम हमला करने वाले हैं। ऐसे पीछे से वार नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्या किया, बहुत होशियार बनने की कोशिश की, और क्या किया कि जो पोलैंड है, पोलैंड पे अचानक हमला कर दिया। ठीक है, पोलैंड के लोग एकदम चौंक गए, क्योंकि ये हमला बिना किसी चेतावनी के था, है ना। अब आइए, हिटलर का यह आक्रमण सिर्फ पोलैंड पर ही नहीं था। ये समझ रहा था कि छोटा मोटा देश है, एकदम आक्रमण कर देते हैं, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ेगा, है कि नहीं। अब देखिए क्या हुआ, ये पोलैंड पर ये जो हमला किया था ना, ये पोलैंड पे हमला नहीं था। देखिए, ये था शांति पर हमला, मतलब पोलैंड की जो शांति थी ना उसको भंग कर दिया, और पूरे देश की समझो कि शांति को छीन लिया। ठीक है, जैसे ही खबर यूरोप के देशों को मिली, सब डर गए कि अब बड़ा युद्ध होगा, और हुआ भी। सब डर भी गए और कहा कि चलो भाई युद्ध करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है ना। यही वह दिन था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध बहुत बड़ा था। कौन सा? द्वितीय, दूसर का युद्ध, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध, भारत के नहीं, विश्व के, पूरे विश्व के युद्ध। ठीक है, तो हाँ, दुनिया कहता है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध बहुत बड़ा था और यह 6 साल तक चला। देखिए, एक हमला ने क्या कर दिया, 6 साल तक क्या किया जी, युद्ध चलते रह गया। युद्ध का समय 1939 से 45 तक चला। याद रखेंगे, 1939 से 45 तक चला। इसमें कई देश शामिल हुए, लाखों लोगों मारे गए और दुनिया की तस्वीर बदल गई पूरी की पूरी। एक अकेले पोलैंड नहीं लड़ा, बहुत सारे देश इसमें शामिल हो गए, और फिर 6 साल तक ये जो लड़ाई है वो चला। लाखों लोग मारे गए, और क्या हुआ कि ये साफा एकदम इतना युद्ध हुआ कि पूरा दुनिया की तस्वीर ही बदल के रख दिया, है ना। ये था कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। समझ रहे हो। अब आइए, अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं और आंसर करेंगे। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कहता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। वाह, बी नंबर। हाँ, 1 सितंबर 1939। ठीक है, याद रहेंगे, 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, है ना। अब आइए, कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जर्मनी के किस तानाशाह ने पोलैंड पर आक्रमण किया? हाँ, एडोल्फ हिटलर, है ना। इसका नाम में ही हिटलर है, तो समझो कि ये वाकई हिटलर था, है ना। तो एडोल्फ याद रखेंगे, एडोल्फ, है ना। एडो लूडो खेलते हैं ना, लूडो, तो ऐसे ही एडोल्फ याद रखेंगे। ठीक है, लूडो, एडोल, है ना। ऐसे ही इस तरीके से कुछ करके याद करके रखेंगे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर ने किस देश पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की? पोलैंड पर कर दिया। वेरी गुड, क्या बात है सर। आइए अब देखिए, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला?
और 1939 से 45। हाँ वाह, क्या बात है। 1939 से 45 तक द्वितीय क्या विश्व युद्ध चला, है ना। अब देखिए कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस महाद्वीप से शुरू हुआ, बताइए। अगर महाद्वीप की बात करें तो क्या करेंगे आप? अफ्रीका से। ना यूरोप बोले थे ना। हाँ, तो आपको ध्यान से ऑप्शन देखने हैं, वहाँ पे ऑप्शन ही सब कुछ है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध किस महाद्वीप की अगर बात करें तो किस महाद्वीप से शुरू हुआ था? तो यूरोप से शुरू हुआ था, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा है देखिए, अब खान सर के बुक में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। देखिए मैं सब यहाँ देखिए, अगर हम सारे जुगाड़ लेकर नहीं आएंगे तो आप लोग कहोगे खान सर के बुक में सिर्फ एक क्वेश्चन है ना। कुछ क्या दिया हुआ है, कुछ थ्योरी दिया हुआ है, तो आपको लगेगा कि अरे यार इतना सारे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो मैंने जो भी क्वेश्चन कराया है ना अभी ऑब्जेक्टिव, वो थ्योरी का ही था। अभी हम दिखा रहे हैं थ्योरी, और सर का जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप आंसर कीजिए। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? ये 9 कहाँ से आ गया भाई, है ना। कह रहा है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, तो हम लोग तो इससे चिन्ह परिचय हो गया है, हुआ है कि नहीं, है ना। तो हम लोग कहेंगे एडोल्फ हिटलर से। अब देखिए खान सर के बुक में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, क्या? थ्योरी। तो थ्योरी पे आइए, है ना। देखिए थ्योरी क्या कह रहा है, थ्योरी कह रहा है कि 1 सितंबर 1939, ये तो आंसर है ना, 39 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। आया था क्वेश्चन। इसी से यूरोप महाद्वीप की बात हुआ था ना, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, है ना। यह युद्ध 1939 से 45 तक चला। बताइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं? ये तो आप लोगों के लिए एकदम हलवा हो गया कि नहीं? हम लोग जान गए कि नहीं कि 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने क्या कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण किया। कह देगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो यही ना मारेंगे, यही ना मारेंगे। हाँ, और देखो कहते इसी से यूरोप में क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गई, छिड़ गई, है कि नहीं। यह युद्ध 1939 से 45 तक चला। बताइए तो आसान हो गया कि नहीं? अब कहिएगा कि ना बोर नहीं हो रहे हैं, ना तो एक वही क्वेश्चन कहते। पढ़िए, आइए सर के बुक में दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? बताइए आंसर। तो आप बताते नहीं बताते, जो भी है ना, आप कहते हैं एडोल्फ हिटलर, फिर हम बताते यहाँ पे पढ़ के सुना देते आपको। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण के, जो भी था हम पढ़ा देते। क्या इससे याद होता? नहीं होता, ध्यान में नहीं आता। अरे आया और गया, ये तो बारिश की तरह है, आया और गया, है कि नहीं। ऑप्शन देखना पड़ता, और ये बहुत कम समझ आता, है ना। हो सकता है कि आपको ये वाला याद हो जाता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद हो जाता, एकदम फिट नहीं। कुछ दिनों के लिए याद होता, फिर भूल जाते। मज़ा नहीं आता, ये बात कहिए, इंटरेस्ट नहीं होता, है ना। अब देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे आएंगे, कितने नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन के लिए अब तैयार हो जाइए, ठीक है। देखिए कह रहा है, एक दिन आरव ने अपने स्कूल यानी प्रोजेक्ट के लिए पूछा, है ना, पापा सौर मंडल के ग्रहों के बारे में कुछ आसान और सही जानकारी बताओ ना। ये जो आरव है ना, इस बार पापा जी से पूछ रहा है ना। कह रहे हैं कि सौर मंडल के ग्रहों के बारे में कुछ आसान और सही जानकारी बताओ, ठीक है। पापा मुस्कुरा कर बोले, चलो बेटा आज हम एक सच्ची और मज़ेदार सैर करेंगे हमारे सौर मंडल की, ठीक है। आरव ने किताब खोला और पापा बताने लगे। पापा क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। हमारे सौर मंडल में क्या है? 8 ग्रह हैं। वो कौन सा ग्रह, कौन कौन? मंगल, देखिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, याद रहेंगे। मंगल से स्टार्ट करेंगे तो ना सौर मंडल के, तो ये तो शनिवार तक आएंगे। और दूसर का 2 नाम रखेंगे, अरुण वरुण, ये लड़का के ही नाम है ना। और पृथ्वी हमारी माता इसी में आ जाएंगी। तो समझो कि जो पृथ्वी माता हैं, इन्हीं के संतान ये सारे हैं, है ना। पृथ्वी माता के कौन कौन बेटे हैं? ये लड़की हैं, मान के चलो कि लड़की 4 और बेटा कितने 2। तो मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और अरुण ये मान लो जोड़वा है। ऐसे ही अरुण वरुण धरती माता नाम दे दिया, है कि नहीं। याद रहेगा? हाँ याद रहेगा ना, वेरी गुड। अब देखिए करा, ये सब सूरज के चारों ओर घूमते हैं। मान लीजिए कि ये सूरज है ना, सूरज इनके चारों ओर घूमते रहते हैं, समझ रहे हो। ये सारे, हाँ, ये पृथ्वी माता की संतान और पृथ्वी माता ये सब को क्या कहते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। अब आइए करा, बेटा क्या तुम जानते हो कि मंगल को क्या कहा जाता है? मंगल को क्या कहा जाता है? अब देखिए आरव कह रहा है, आरव ने कहा नहीं पापा बताओ। पापा बोले कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सिर्फ मंगल ही नहीं याद रखना है, इसको याद भी रखना है कि ये ग्रह है,
ये क्या है? ग्रह हैं। जो भी हैं वो ग्रह हैं, धरती माता की संतान जो भी है अभी हम देखे थे वो सब ग्रह हैं, ठीक है। आइए, कह रहा है क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहे की धूल होती है, ठीक है, इसीलिए यह लाल रंग का दिखता है। देखिए क्या होता है ना, मंगल ग्रह पे बहुत सारे मिट्टी, धूल कण, ठीक है, और लोहे की जंग लगी हुई होती है, इसीलिए अपने आँखों से देखोगे ना तो ये क्या दिखता है? लाल दिखता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? लाल कहा गया है। इसीलिए मंगल ग्रह को लाल कहा जाता है, लाल रंग का होता है, ठीक है, लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक। अब आइए फिर दूसरा पे आते हैं। फिर पापा बोले पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारा पानी है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? देख खुद नीला है भैया, पानी से नीला ही होगा। हाँ, तो ये नीला ग्रह है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पानी। और देखिए पानी के फोटो खींचिएगा ना तो नीला आता है, बड़ा प्यारा फोटो आता है, इतना मस्त। ना समुद्र में वहाँ भी नीला ही था पानी। हाँ, बताइए तो क्या कहते हैं? इसे याद रखेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे पानी, यानी लगभग 70% है ना। जब अंतरिक्ष से इसे देखा जाता है तो यह नीली दिखती है। जब हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, भाग होगा तो जाएंगे लोग, देखा, ठीक है, क्लास चल रहा है अभी, इधर बात करेंगे तो बच्चे डिस्टर्ब होंगे। जाएंगे लोग, देखेंगे तो वहाँ से क्या दिखेगा? मान लीजिएगा अभी हम लोग सब आदमी अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अंतरिक्ष से अब देख रहे हैं, तो अभी देख रहे हैं तो क्या नीला दिख रहा है कि ना? अभी तुम अंतरिक्ष की मजा भी उठा लिए और देख भी लिए, है ना। अंतरिक्ष में चलो उतरो अब बाहर निकलो, बाहर ही निकलो। और लगभग कितना पानी है पृथ्वी पर? 70%, है ना। अब आइए, आरव ने उत्सुकता से पूछा और पापा शुक्र ग्रह का क्या? पापा बोल रहे हैं शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। देखिए माथा नहीं है वो, बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और बनावट पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है ना जी। ये जो शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह है ना, तो ये इनकी बहन है पृथ्वी की। ये संतान से छटक गई, लेकिन अभी बोले थे ना कि संतान मान लीजिए, बेटी मान लीजिए, 4 गो बेटी, तो यह नहीं मान सकते हैं, ठीक है। ये मतलब याद करने के लिए इसे बोल देते हैं ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ना जी इनमें से ना 3 गो बेटी हैं और 1 गो जो है वो बहन है ना, याद रहेगा ना, ऐसे तो याद हो जाएगा। 3 गो जो हैं वो बहन है ना जी, बेटी हैं। और जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह वो क्या है? बहन है, ठीक है, एक ही जैसन दिखती है सकलवा, है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे, कहता है हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? इतना आसान क्वेश्चन दोगे हम लोगों को, बताइए। हैं, कह रहा है मंगल की सतह पर लोहे की धूल होती है जिससे वह लाल दिखता है। हमें नहीं लगता है कि हमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है ना जी, है थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत। ये कह रहा है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। वाह, 8 ग्रह है ना जी। आगे बढ़ेंगे, 1 सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। आइए, 8 ग्रह हैं जिनमें से 3 गो बेटी, 1 गो बहन और 2 गो बेटा। आइए फिर कहता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार सौर मंडल में 8 ग्रह माने जाते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन से सौर मंडल के ग्रह हैं? निम्नलिखित में से कहता है में कौन से सौर मंडल के ग्रह हैं? तो सौर मंडल के ग्रह कौन है? देखिए यहाँ देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति हैं, शुक्र, शनि, अरुण, ये भी हैं, वरुण, पृथ्वी, तो सभी हो जाएंगे। इतना जल्दी आंसर कर पाओगे? हमें तो आता ही नहीं है भाई इतना जल्दी। कहते हैं ये सभी 8 ग्रह सौर मंडल का हिस्सा है ना। अब आई 4 नंबर, कहता है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? वाह क्या बात है सर, पृथ्वी को क्या कहता है? नीला ग्रह। आ कह देगा किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो वाह वाह क्या बात। आइए नहीं मारेंगे, गलत हो जाएगा। हाँ मतलब पूछे थे ऐसे ही। पृथ्वी पर कितना पानी है? 70% लगभग, जिसे यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी आए है, वही चीज़ आ गया जी, अभी तो देखे थे। क्या हो जाएगा आंसर? शुक्र हो जाएगा। बताइए, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, क्वेश्चन आ जा रहा है। कहता है शुक्र का आकार, घनत्व और बनावट पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। अब देखिए खान सर के बुक में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखिए जूम करके दिखा रहे हैं। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो खान सर के बुक में ये दिया हुआ है, कंफर्म करवा दें, ठीक है। और उसके बाद देखिए थ्योरी कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ देख लीजिए। कहता है सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, सबको जान गया 8 ग्रह हैं, जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी हैं। मंगल ग्रह को लाल, पृथ्वी को नीला और शुक्र को बहीन कहा जाता है ना। क्लियर? मज़ा आया? चलिए लाइक कीजिए, मज़ा आया तो। लाइक नहीं करते हैं बच्चे। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर पे अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन करा है। एक दिन राहुल ने पूछा, दीदी आजकल मौसम अजीब क्यों हो गया है? ऐसे पूछ रहे हैं।
राहुल क्या कह रहा है अपनी दीदी से, कह रहा दीदी आजकल मौसम जो है अजीब क्यों हो गया है। आर्या बोली, बहनिया का नाम क्या है, आर्या बोली ये शायद एल नीनो की वजह से है। यहाँ एक शब्द आपको देखने को मिलेगा एल नीनो। क्या है, एल नीनो, ठीक है। ये शब्द क्या है जी, एल नीनो, ठीक है। राहुल चौका, एल नीनो ये कौन है। राहुल कह रहा है एल नीनो ये कौन है। आर्या हंसी और बोली एल नीनो कोई आदमी नहीं है। एल नीनो जो है कोई आदमी नहीं है, है ना, यह एक समुद्री घटना है जिसे क्या कहते हैं, एल नीनो कहते हैं, ठीक है। अब आइए समुद्री घटना मतलब, राहुल पूछ रहा है समुद्री घटना मतलब क्या, घटना समुद्री घटना कह रहा है ना कि एल नीनो एक समुद्री घटना है, तो क्या है अब विस्तार से समझिए। आर्या बोली जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है और हवा की जो चाल है ना बदल जाती हैं तो उसे एल नीनो कहते हैं। समझ में आया। जब समुद्र का पानी है, जब समुद्र का जो पानी है वो गर्म हो जाता है और जो हवा की चालें हैं ना वो चाल क्या होते हैं, वो बदल जाते हैं तो उसे एल नीनो कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कहाँ का समुद्र, राहुल पूछ रहा है तो प्रशांत महासागर का बीच वाला जो भाग है जहाँ बहुत गर्मी होती है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। समझ रहे हैं, प्रशांत महासागर का बीच वाला भाग है, भाग जहाँ बहुत गर्मी होती है ना उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। समझ रहे हैं, समुद्र के बीच वाला भाग है ना। तैरने आता है नहीं, डूब जाएंगे हम लोग। कहता है वो तो इस कारण बारिश और मौसम बदलते हैं। दीदी कह रही है हाँ बिल्कुल। और ये नाम क्यों है एल नीनो, पूछ रहे हैं कि और ये नाम क्यों है एल नीनो, ठीक है। तो ये नाम स्पेनिश भाषा से आया है, इसका मतलब होता है छोटा बच्चा। दीदी क्या बोल रही हैं, कह रही है ये जो एल नीनो है ना, एल नीनो शब्द जो है इसके बारे में पूछ रहा है ये क्यों है एल नीनो, ऐसे क्यों नाम है। तो ये कह रही है कि ये नाम क्या है, स्पेनिश भाषा से आया है। कहाँ से आया सर, स्पेनिश भाषा से आया है। इसका मतलब होता है छोटा बच्चा। क्या इसका मतलब होता है, एल नीनो का मतलब छोटा बच्चा, ठीक है। अभी हम लोग किसी को कह देंगे एल नीनो तो कहेगा क्या कहता है, बुझाते नहीं कि बच्चे बच्चों को, है ना। अब आइए तो कह रहा है क्यों, राहुल ने फिर पूछा, कह रही है क्योंकि एल छोटा बच्चा उसका अर्थ है ना, उसका अर्थ बोल रही हैं, कह रहे हैं क्योंकि पहले यह घटना क्रिसमस के समय होती थी। एल नीनो पहले क्रिसमस के समय होता था, जब क्रिसमस 25 दिसंबर उसके आसपास में, ठीक है। अब तब मछुआरे कहता है तब मछुआरे इस बच्चा ईसा के नाम से जोड़ते थे, है ना। क्रिसमस के समय होता था ना एल नीनो, तो मछुआरे लोग क्या करते थे, इसे बच्चा ईसा के नाम से जोड़ते थे, है ना, इसीलिए इसका नाम एल नीनो पड़ा, ठीक है। आगे समझ में। राहुल मुस्कुराया, अब समझ आया एल नीनो मौसम को उल्टा पुल्टा कर देता है ना। अब आइए मुख्य बात, आसान से एकदम शब्दों में, एल नीनो एक समुद्री घटना है ना। इसमें समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, हवा की चालें क्या होती हैं, बदल जाती हैं, इसी से मौसम का बदलाव होता है। हम लोग कहते हैं ना बाप रे बड़ा गर्मी गिरा है, हवा आ रही है ऐसे वैसे, तो इसी के कारण एल नीनो के कारण क्या होता है, मौसम में बदलाव हो जाता है, ठीक है। यह प्रशांत महासागर के बीच वाले भाग में होता है एल नीनो, ठीक है। कहता है एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का है, इसका मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा समझ के, ऐसे ना खान सर की वीडियो खूब वायरल हो रहा है साइकिलिया वाला। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एल नीनो शब्द स्पेनिश है कि चीनी है कि अंग्रेजी है कि फ्रेंच। देखिए क्वेश्चन आपको कितना भुतलवा रहा है, यहाँ सिर्फ कह दिया है एल नीनो शब्द, इसका आपको कुछ ही समझ में कह का रहा है हमसे। अगर ऑप्शन नहीं होता तो हम कुछ समझ पाते, तो फिर हम देखेंगे ऑप्शन तो करा अच्छा तो यह है, आइए एल नीनो ना स्पेनिश है। कहता है उष्णकटिबंधीय प्रशांत भूमध्य, ये खान सर के बुक में दिया हुआ है ना। उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थिति में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का है ना। कुछ इस तरीके से खान सर के बुक में दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनाया गया है, शायद हमें लगता है कि छूट गया है क्या। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत समय पहले की बात है। कहता है बहुत समय पहले की बात है, बिहार के 2 हिस्से, एक हिस्सा क्या उत्तर बिहार और दूसरा का हिस्सा दक्षिण बिहार, ठीक है, एक दूसरे से कटे हुए उत्तर बिहार जो है, देखिए कुछ इस तरीके से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार ऊपर और दक्षिण बिहार नीचे, ठीक है। कटे हुए का मतलब यही समझ लीजिए, ठीक है। लोगों को गंगा पार करने में बड़ी मुश्किल होती थी, ठीक है।
समझ रहे हैं ना। बहुत समय पहले की बात है, बिहार के 2 हिस्से होते थे, एक उत्तर बिहार एक दक्षिण बिहार, ठीक है, एक दूसरे से कटे हुए, ठीक है, कटे हुए। लोगों को गंगा पार करने में क्या होता था, बहुत मुश्किल होता था, है ना। तभी एक सपना देखा गया, ऐसा पुल बने जो रेल भी चलाएं और सड़क भी। ऐसा पुल बनाना है जो रेल भी चल सके और पुल भी बन सके ना, गाड़ी भी कह रहा है ना कि जो रेल भी चलाएं और सड़क भी, मतलब गाड़ी भी चल सके। यह सपना साकार हुआ मोकामा में, बिहार के मोकामा में, जहाँ बना एक अद्भुत पुल जिसका नाम क्या है, राजेंद्र सेतु। उस पुल का नाम क्या है सर, तो आप कहेंगे राजेंद्र सेतु, है ना। इस नाम में भी और कुछ छुपा हुआ है, आगे चलेंगे। कहता है यह सिर्फ पुल नहीं था, यह था उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली जीवन रेखा। उसे काटता था ना, तो ये जब पुल बनाया गया जोड़ दिया। समझ रहे हो, ये पुलवा क्या किया, दोनों दोस्तवा को जोड़ दिया। किसको, दक्षिण बिहार को और उत्तर बिहार को, है ना, जोड़ दिया। आइए, कहता है रेल भी चली, गाड़ियाँ भी दौड़ी और लोग खुशी खुशी गंगा पार करने भी लगे ना। जिसने यह सेतु बनवाया उसका नाम सभी ने सम्मान से लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आया कुछ समझ में। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनवाए थे बहुत पहले। अब देखिए, इसीलिए ना राजेंद्र सेतु कहा गया, तो बस याद यही हो गया, राजेंद्र सेतु। हाँ, बोले थे ना कि वहाँ पे कुछ। हाँ, अब देखता है कि उनकी याद में इस पुल का नाम रखा गया राजेंद्र सेतु। नाम में सेतु लगा दिए, प्रसाद की जगह पे सेतु लगा। आज भी, हाँ, आज भी यह पुल न केवल गंगा पर बना है बल्कि लोगों के दिलों में भी बसा है ये पुल, ठीक है। संघर्ष, विकास और एकता की मिसाल बनकर, है ना। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। वाह, क्या बात है सर, गंगा नदी पर, है ना। याद रखेंगे किस नदी पर, तो गंगा नदी पे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है राजेंद्र सेतु बिहार के किस स्थान पर बना है। मोकामा में बना है ना जी। कहाँ बना है सर, मोकामा में बना हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा, कहता है राजेंद्र सेतु बिहार के मोकामा नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग आएंगे, देखिए गड़बड़ कर दिया गया है ना जी, अच्छा नहीं लग रहा। राजेंद्र सेतु किस प्रकार का पुल है, बताइए। कहता है केवल रेल पुल, सड़क पुल, रेल सह सड़क पुल, पैदल पुल, नहीं, रेल सह सड़क, रेल और सड़क, सी नंबर, ऐसे बोलिए, सी नंबर ना, रेल सह सड़क पुल। इसे कहते हैं राजेंद्र सेतु जो पुल है ना, उसे कहते हैं रेल सह सड़क पुल, ठीक है। अब आइए, अब फिर कह रहा है ना राजेंद्र सेतु पर रेल और सड़क दोनों चलती हैं, इसीलिए रेल सह सड़क पुल कहलाता है ना। अब आइए हम लोग आते हैं कितना नंबर। कहता है कि राजेंद्र सेतु किन क्षेत्रों को जोड़ता है, बताइए। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। हाँ, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ देता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट कहता है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, कहता है कि यह पुल गंगा नदी के आसपास बना है और उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। अब खान सर के बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। कहता है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, गंगा, है ना। खान सर की बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ देख लेंगे। खान सर की बुक में कह रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से थ्योरी दिया हुआ है कि राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है, यह बिहार के मोकामा में बना है। याद रहेगा ना, मुकाम एक इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ है ना, तो मोकामा याद रखेंगे। अब देखिए, यह रेल सह सड़क पुल है, यह उत्तर बिहार को क्या करता है, दक्षिण बिहार से जोड़ देता है, ठीक है। अब आ जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का क्या देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, बातें नहीं करेंगे। देखो, कहता है बहुत समय पहले पहाड़ों में एक अकेली नदी जन्मी थी, है ना। बहुत समय की पहले की बात है, पहाड़ जो था ना, पहाड़ में एक अकेली ही नदी थी। मान लो कि जन्म ही हुआ था अकेली नदी का, ठीक है। उसका नाम था अलकनंदा। कितना प्यारा नाम है, लड़की का नाम रखो जी अलकनंदा। क्या नाम है जी, अलकनंदा, है ना। अलख निरंजन एगो कहता है, अलख निरंजन, है ना जी। अलका नाम होता है ऐसे भी, वैसे याद रखेंगे, अलकनंदा, ठीक है। उनका जन्म हुआ था शतोपथ ग्लेशियर से, ठीक है। ये निकली थी कहाँ से, शतोपथ ग्लेशियर, याद रखेंगे। सात जो याद रखते हैं ना, सात कुछ इस तरीके से सात याद रखते हैं, तो सतो याद रखिए, सतो चाहे सतु याद रखिए, है ना। पथ माने रास्ता, शतोपथ ग्लेशियर से निकला था, है ना, निकली थी, जहाँ सिर्फ बर्फ़ थी, ऊंचाई थी और सन्नाटा था, है ना। शतोपथ से निकली तो कहा था यहाँ बर्फ़ थी, ऊंचाई थी और सन्नाटा था। लेकिन अलकनंदा एक सपने के साथ निकली थी, मैं अकेली नहीं रहूँगी, है ना। एक सपना इनका था
ये एक कोई लड़की नहीं है, गंगा एक नदी की बातें हो रही हैं, ठीक है, बस समझना है, ठीक है। ऐसे क्रिएट किया गया है स्टोरी जैसे, मतलब स्टोरी बनाया गया है और लड़की जैसा क्रिएट किया गया है ताकि दिमाग में रहे कि हमने ये स्टोरी सुना था कभी, है ना। आइए, कहता है लेकिन अलकनंदा एक सपने के साथ निकली थी, है ना। मैं अकेली नहीं रहूँगी, इनका एक ही कहना था कि मैं अकेले नहीं रहूँगी ना, मैं रास्ते में बहनों को जोड़ूंगी, चाहे दोस्त बनाऊंगी, ठीक है, और मिलकर बनाऊंगी एक महान नदी। सब बहन एक जगह जुड़ जाएंगे लोग तो वो महान नहीं बन जाएंगे, बहुत बड़का बहन नहीं हो जाएंगे जी। अब आइए, फिर कह रहा है सबसे पहले वो पहुंची विष्णु प्रयाग। कहाँ पहुंची है? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, प्रयागराज नहीं, विष्णु प्रयाग, ठीक है। जहाँ मिली उसे उसकी पहली साथी धौली गंगा। क्या मिली सर? धौली गंगा मिली। तो पहल की बहनियाँ कहाँ पहुँची? एक ही हाली पहुँची विष्णु प्रयाग में, है ना। विष्णु, मान लीजिए कि विष्णु जी के घर गई, है ना, ऐसे याद रखेंगे, याद रखने के लिए ऐसे बोल रहे हैं ना। विष्णु प्रयाग गई तो जहाँ उनको क्या मिली? एक धौली गंगा मिली। क्या नाम उनका है? धौली, है ना, धौली गंगा मिली। धौली याद रहेंगे? ठीक बताएं, धोने वाले से धौली याद रखेंगे ना। दोनों ने एक दूसरे की हथेली थामी और साथ चल पड़ी, ठीक है, दोनों अब बहनें चल पड़ी। फिर पहुंची कहाँ? कर्ण प्रयाग। पहले देखिए, पहले पहुंची कहाँ? विष्णु प्रयाग, फिर पहुंची कर्ण प्रयाग। कर्ण याद रहते ना, महाभारत में कर्ण याद रखेंगे, है ना। तो पहुंची कर्ण प्रयाग, जहाँ मिली पिंडारी, है ना, शांत थी, सरल थी, पर भीतर से मजबूत थी, बहुत मजबूत। तो क्या थी? पिंडारी नाम की एक लड़की और मिल गई बहन, है ना। कहाँ से मिली? कर्ण प्रयाग है, गंगा, यहाँ पे धौली गंगा मिली, ठीक है। और फिर यहाँ से चली कहाँ? कर्ण प्रयाग जब पहुँची तो इनको क्या मिली? पिंडारी बहन मिल गई। पिंडारी ये क्या है? ये नदी का नाम है, समझ रहे हो। पिंडारी क्या है? नदी का नाम है। तो ये नदी क्या है? एकदम शांत है, सरल है, भीतर से मजबूत है, समझ रहे हो। अब देखिए, अब तीनों बन गई बदलाव की रेखा। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़ देवप्रयाग, है ना। अब देवप्रयाग गया है, यहाँ अलकनंदा की मुलाकात हुई भागीरथी से। किसका जी? भाग से याद रखेंगे, भागीरथी, है ना। तो अलकनंदा की मुलाकात एक और बहन से हुआ जिसका नाम है भागीरथी, है ना। भागीरथी जो खुद एक संघर्ष की प्रतीक थी, बहुत मेहनत वाली, है ना, जिसके पीछे एक पूरी कहानी थी, ठीक है। तप था, समर्पण था और संकल्प भी था। मतलब इनसे, ये जो अलकनंदा है ना, इनसे भी ज़्यादा संघर्ष वाली कौन थी? भागीरथी, है ना। और जब अलकनंदा और भागीरथी मिली तो बस उसी क्षण जन्म हुआ एक नए नाम का, जिसका नाम है गंगा। क्या जन्म हुआ सर? तो आप कहेंगे गंगा, है ना। ये जब दोनों मिली, अलकनंदा और भागीरथी, ये सब मिलती गई, लेकिन जब ये भागीरथी मिली तो एक और नदी का जन्म हुआ जिसका नाम क्या है? गंगा। भाग्य बदल गया। वाह, क्या बात है। जब भागीरथी मिली तो भाग बदल गया, है ना। अब कोई अकेली नदी नहीं थी, अब ये संगठन था, सब बहन जुड़ गई, है ना। संघर्ष का परिणाम था। अब ये जनता की शक्ति जैसी थी जो मिलकर आगे बढ़ती है, रुकती नहीं, है ना, हमेशा आगे बढ़ती है। अब भाग बदल गया तो बढ़ेंगी ही। और फिर जब गंगा पहुंची प्रयागराज तो वहाँ उसका मिलन हुआ जमुना से और वहीं हुआ महासंगम। अब ये जो बहन मिल गई, है ना, मिलने के बाद फिर ये लोग पहुँची। ये फिर जब मिलने के बाद गंगा कहाँ पहुँची? गंगा पहुँची प्रयागराज, समझ रहे हैं, प्रयागराज, वहीं प्रयागराज जहाँ लाखों लोग गए थे, है ना। वाह, क्या बात है। और तो क्या हुआ? तब मिलन हुआ किससे? जमुना से। तो वहीं है गंगा, प्रयागराज में कौन है? गंगा है, जमुना है ना। और तब सरस्वती भी हैं। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तब तक यहाँ तक तो जानो, है ना। अब देखिए, कह रहा है कि जब इनका मिलन हुआ यमुना से ना, तो क्या बन गया? महासंगम बन गया। महासंगम कहते हैं इसको, ठीक। अब आइए, यह सिर्फ नदी का मिलन नहीं था, यह था प्रकृति का लोकतंत्र, ठीक है। अब कहता है जहाँ हर नदी, कहता है यह सिर्फ नदी का मिलन नहीं था, ठीक है, यह था क्या? प्रकृति का लोकतंत्र। प्रकृति के लोकतंत्र तो कल ही समझाए थे ना। लोकतंत्र मान लोगों का कहना मानेगा, है ना। तो प्रकृति का ही सब कुछ है, वहाँ प्रकृति का ही राज है। आइए, जहाँ हर नदी ने अपनी पहचान दी और मिलकर बनी एक नई शक्ति, नई दिशा, नई धारा बन गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहता है अलकनंदा और धौला गंगा नदियों का संगम किस प्रयाग में होता है? दोनों का मिलन किस प्रयाग में होता है? बताइए। सबसे पहले विष्णु प्रयाग में होता है ना। आइए, विष्णु प्रयाग कहाँ है जी?
विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब आइए, कह रहा है अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम उत्तराखंड में स्थित विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर होता है ना जी। देखिए, ये जो अलकनंदा है, ये बहनें सबसे पहले इनसे मिली थी ना, धौली गंगा से मिली थी ना। तो ये जब मिली दोनों बहनें तो संगम बना, उत्तराखंड की ये बात है ना। कहाँ मिली थी? विष्णु प्रयाग में मिली थी, ठीक है। आगे समझ में। अब आइए फिर आते हैं दूसरे नंबर को, आता है कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? दूसर की बार में किस नदी से मिली थी बताइए? दीन पिंडारी से मिली थी। वाह, क्या बात है, पिंडारी से मिली थी ना जी। 2 नंबर का पिंडारी आंसर हो जाएंगे। अब आइए, कह रहा है कि अलकनंदा नदी और पिंडारी यानी कि पिंडर भी इसको कह सकते हैं का संगम कहाँ? कर्ण प्रयाग में हुआ था। अब आइए, गंगा और जमुना नदी, कह रहा है ना गंगा और जमुना नदियों का संगम कहाँ हुआ? वाह, क्या बात है, गंगा जमुना प्रयागराज, ये भूल सकते हैं हम लोग? प्रयागराज कभी नहीं भूल सकते। हाँ, कहते हैं प्रयागराज जिससे पहले देखिए सुनिए, बातें नहीं करेंगे। प्रयागराज जिससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था ना जी। तो प्रयागराज में गंगा और जमुना नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये बात उस समय खूब मीडिया वाले बता रहे थे, त्रिवेणी संगम है ना। यहाँ कहते यहाँ एक तीसरी नदी सरस्वती को अदृश्य रूप में माना जाता है। मतलब इनका ऐसा, ये जो सरस्वती हैं ये भी यही है, इसीलिए त्रिवेणी कहा जाता है। तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिल गई हैं, यही है ना जी। कहाँ है? प्रयागराज में है ना। ये जो सरस्वती है ना, इनका क्या है? एक अदृश्य रूप है, बहुत भयंकर, बहुत बड़ा रूप है, बहुत भयानक प्रयागराज है ना। तो अब याद हो जाएगा ना, त्रिवेणी कहते हैं इसे, है ना। अब आइए क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सर क्वेश्चन क्या किए हैं देखिए, कहता है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती हैं कहाँ? देवप्रयाग में मिलती हैं। 13 नंबर का आंसर कर लेंगे, ठीक है। क्या मिलती हैं? देवप्रयाग में। एक आंसर का बुक से क्वेश्चन दिया हुआ था कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। इसी 13 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने इतना ड्रामा करके आए हैं क्या। अब आइए, कहता है कि अलकनंदा संतोपथ ग्लेशियर से निकलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और धौला गंगा नदी विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडारी कर्ण प्रयाग में मिलती हैं। और कहता है गंगा और जमुना प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलती हैं। एक एक को खंडित करें हम, देखिए एक एक खंडित करेंगे तो कह रहा है ना कि अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से ये तो निकल गई अलकनंदा, है ना। कहाँ से निकली जी? संतोपथ ग्लेशियर से निकली हुई है ना। अब कह रहा है अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा भागीरथी, तो भाग बदल गया ना जी, तो देवप्रयाग में भाग बदल नहीं जाना है। अब कह रहा है कि अलकनंदा और धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में, है ना। ये कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा जो है और धौली गंगा जो है ये कहाँ मिलती हैं जी? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। हम अभी तो देखे थे ना जी, अलकनंदा और पिंडारी कर्ण प्रयाग में मिलती हैं, है ना। और गंगा जो है यमुना प्रयाग में मिलती हैं, प्रयागराज में मिलती हैं, है कि नहीं? हो गया ना। तो इतना ही तो थ्योरी में था, स्टोरी में था। आइए 14 नंबर क्वेश्चन के लिए अब फिर संघर्ष करना पड़ेगा एक बार फिर से। कहता है बहुत समय पहले की बात है, धरती पर एक अद्भुत रेखा खींची गई, है ना। कहता है 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, जिसे दुनिया ने नाम दिया कर्क रेखा। कर्क रेखा बारे में सुने हैं कभी? कर्क रेखा। अब ये सुने हैं तो समझ में आ जाएगा। कहता है अब ये कर्क रेखा कुछ खास जगहों से होकर गुजरती है, लेकिन जब उसने भारत को पार किया तो भारत 2 हिस्सों में बट गया, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में। ये जब भारत से, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पे अपना भारत का नक्शा है, ठीक है। अब जब कर्क रेखा गुजरती है ना, ऐसे गुजरती हैं, तो आप लोग कभी मैप में देखिएगा, ऐसे ऐसे करके मतलब पूरे 2 भाग में क्या करती हैं, उस मैप को, उस भारत के नक्शा को 2 भागों में बांट देती हैं, समझ रहे हो। और उसे कहते हैं, एक हो जाता है कर्क के उत्तर और एक होता है कर्क के दक्षिण में। तो कर्क के उत्तर में ये ऊपर वाला हो जाएंगे और दक्षिण में नीचे वाला। तो भारत को 2 भागों में बांट देती हैं। कौन बांटती है? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत हैं वहाँ सूरज की किरणें तेज़ पड़ती हैं। दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ क्या होती हैं? सूरज की किरणें क्या होती हैं? तेज़ पड़ती हैं, धूप ज़्यादा होती हैं, गर्मी का बोलबाला रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। क्या बात हो रही है? दक्षिण, जो दक्षिण में काटी हुई है ना, यहाँ समझ में आ रहा है ना? बोल नहीं रहे वो लोग। देखो कह रहा है ना कि जब कर्क रेखा गुजरती हैं तो दक्षिण वाला भाग है तो वहाँ सूरज की किरणें हैं तेज, ज़्यादा धूप होती है, गर्मी का बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है ना। इसी को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, ठीक है। और भाई कर्क रेखा के उत्तर में, उत्तर भारत में, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा में, तो यह मौसम ठंडा होता है,
कहता है ना कि यहाँ जो वहाँ मौसम क्या होता है, ठंडा होता है। ऊपर जो कर्क रेखा में से काट दी तो ऊपर वो क्या होता है, ठंडा होता है ना। गर्मी थोड़ी कम होती है, हवा में थोड़ी नरमी होती है। तो इस भाग को क्या कहते हैं, उपोषण कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध इसको कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसको क्या कहते हैं सर, उष्ण कटिबंध। तो इसको याद रखेंगे, उषा नाम की लड़की से याद रखिए, उष्ण है। ठीक है, कटिबंध याद रखेंगे। उपो है ना, उपयोग से याद रखिए, उपोषण। ठीक है, कटिबंध याद रहेंगे। अब सोचो, एक ही देश में दो तरह कहता है, दो तरह के मौसम हो तो पूरे देश की जलवायु कैसी होगी, है ना। एक ही देश में जब दोनों तरफ के को क्या हो, दो तरह के मौसम हो तो पूरे देश की जलवायु जो होगी वो क्या होगी ना। कहता है ना, इसीलिए भारत की जलवायु ना पूरी तरह से गर्म और ना पूरी तरह से ठंडा है ना। ना इसे गर्म कह सकते हैं ना ठंडा, क्योंकि एक तरफ तो गर्मी है, एक तरफ नरमी, है ना। कहता है बल्कि बनी उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। कहता है यानी गर्मी भी, बारिश भी और कहीं कहीं ठंडक भी। तो इसको क्या कहते हैं, सबको मिला देंगे तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, इसका मतलब बल्कि कह रहा है ना। अब आइए और देखिए अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। वाह क्या बात है जी। हमें तो लगता है जब हम क्लास देते हैं तो आप लोग इधर उधर देखते हो, हमें लगता है कि आप लोग ध्यान इधर कर रहे हैं, है ना। कहता है उत्तरी अक्षांश, कहता है कर्क रेखा धरती की एक काल्पनिक रेखा है जो 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ना। इसको भी याद रखेंगे। हाँ, कर्क रेखा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती हैं। बताइए ना, मुंह पर मारेंगे इस बार, उस समय समझा रहे थे बीच से ना। हाँ, बीचों बीच गुजरती है ना जी। तो एक तरफ क्या हो जाएगा उत्तर, एक तरफ दक्षिण। आइए, कहता है कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिससे भारत 2 जलवायु क्षेत्र में बढ़ता है। 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारत का कौन सा जलवायु कटिबंध है। जो दक्षिण में था वो क्या बोले थे हम, बी नंबर। उषा नाम बोले थे ना कि उषा का नाम रखना याद। तो दक्षिण के लिए उषा रखना है ना, दक्षिण के लिए उषा रखना है, माने उष्ण कटिबंध। ठीक है, और उत्तर के लिए भी पूछ लिया होगा। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, जहाँ अधिक गर्मी होती है ना जी। दक्षिण में गर्मी होती है। आइए उत्तर में कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत का कौन सा जलवायु कटिबंध है। बताइए। सी नंबर। कई बोले थे कि उपयोग से याद रखना है, तो उष्णोपन कटिबंध। ठीक है, तो देखिए उत्तर में गर्मी है, दक्षिण में गर्मी है, तो उत्तर में क्या है, ठंडी है ना। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत उष्णोपन कटिबंध में आता है, जहाँ गर्मी थोड़ी कम और ठंड थोड़ी अधिक होती है ना। आइए फिर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है। भारत का जो जलवायु है वो किस प्रकार का मानी जाती है। लास्ट में बोले थे हम क्या, उष्ण कटिबंध मानसूनी, है ना। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी याद रखेंगे। उष्ण, इसमें पूरी तरीके से उषा मैडम आ जाएंगी, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, है ना। कहता है भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जिसमें गर्मी, बारिश और ठंड तीनों होती है ना। अब आ जाएंगे हम लोग सर का क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत की जलवायु है, वही तो सर जी पूछ रहे हैं जो अभी हम लोग कर दिए। बताइए कौन है। सी नंबर। तो ABCD बोल दो, है ना। उष्ण कटिबंधीय क्या, मानसूनी। तब देखिए सर जी के जो बुक में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से थ्योरी दिया हुआ है कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा 2 कह रहा है कि भारत के बीच से गुजरती हैं। हैदू महाराज कहाँ से आ गए, है ना। भारत के बीच से क्या करती हैं, गुजरती हैं। कभी नहीं भूलना है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, नहीं भूलोगे ना। आइए, कहते हैं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारत का कटिबंध उष्ण है ना। उससे बोले थे ना, दक्षिण में उष्ण कटिबंधी है, कटिबंध है। और कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, भारत के उष्णोपन, है ना, उपोषण कटिबंध है। अतः भारत की जलवायु अब दो सबको क्या कहते हैं, सबको मिला देंगे तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। 15 नंबर क्वेश्चन के ड्रामे पे आएंगे। आज खाना खा के नहीं आए हैं, इसीलिए बोली थोड़ा इधर उधर हो रहा है। नाश्ता भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, नहा के डायरेक्ट चले।
तो उस समय आ गए थे, 8:30 बजे आए हुए थे। कहते एक शाम की बात है, आरो अपने खिलौने से खेल रहा था, तो अभी दादाजी छत से नीचे आए। ठीक है, दादाजी मुस्कुराते हुए, आरो बेटा आज कुछ नया सीखोगे? अब आरो भाई तो सीखने वाला बच्चा है, एकदम उत्साहित हो गया, कह रहा हाँ दादाजी लेकिन मज़ेदार होना चाहिए, है ना। दादाजी कह रहे बिल्कुल, चलो आज मैं तुम्हें भारत की 2 खास झीलों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आरो पूछ रहे झीलें, जैसे पानी की बड़ी बड़ी पोखर, हम लोग पोखरा कहते हैं ना, पोखरा, है ना। तो आरो कह रहे झीलें मतलब जैसे पानी की बड़ी बड़ी पोखर। दादाजी हंसते हुए कह रहे हाँ बेटा, लेकिन ये बहुत खास है, ये पोखरा नहीं है ना। अब देखिए कह रहे हैं, दादाजी ने किताब खोली और एक नक्शा दिखाया। दादाजी कह रहे हैं देखो ये बुल्लर झील। क्या दिखा रहे हैं? बुल्लर झील, है ना। देखिए बुल्लर को कैसे याद रखेंगे? बुलबुल, हम लोग को जब बारिश होता है तो कहते हैं बुलबुला छो रहा है ना। तो बुल से याद रखेंगे बुल्लर झील। ठीक है, अब ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह जम्मू कश्मीर में है। देखिए मीठा पानी की अगर आपको ज़रूरत है तो आप चले जाइए बुल्लर झील में पानी लेकर आ जाइए। चलिए एक ही कटोरा निकाल लीजिए, चलिए घरे। अब कर लिए ना इतना जल्दी हम लोग जाते हैं। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ना। आरो कह रहा है मीठा पानी मतलब पीने लायक। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल, लोग इसका पानी पीने, कहता है लोग इसका पानी पीने, खेतों में लगाने और मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मछलियाँ पकड़ने के लिए, मान लीजिए कि मछली है और वहाँ पे वो मीठा पानी डाल दीजिएगा तो मछली ऊपर आ जाती है। टेस्ट बिना का पानी ऊपर नहीं डालिएगा ना तो ऊपर आ जाती है। कभी कभी निकलता है तो देखिएगा कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि मछली सारे ऊपर दहा गई हैं, मर गई हैं, थोड़ी सा पानी है ना। मीठे पानी, जब मीठा पानी आ जाता है ना तो मर जाती हैं, तो ऊपर आ जाती हैं, तो मछलियाँ पकड़ने के लिए भी काम आता है यही। चीनी मिल आता है तो मर जाती है। हाँ बताइए, होता है ना जी। अब कह रहा है, आरो कह रहा है कि और वहाँ बर्फ़ भी होती होगी। जम्मू कश्मीर की बात हुआ है तो आरो का दिमाग तो थोड़ी बैठता है जी। दादाजी कह रहे हैं हाँ वहाँ की वादियाँ बहुत ठंडी और सुंदर हैं, है ना जी। फिर दादाजी ने उंगली उड़ीसा पर रखी, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। दादाजी कह रहे हैं कि और ये देखो चिल्का झील, छिलका से याद रखेंगे। एगो तो पानी के बुलबुल याद रख लीजिए, एगो छिलका से याद रखेंगे, चिल्का झील ना जी। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये है उड़ीसा में। कहाँ है? वो तो जम्मू कश्मीर था। खारा, एकदम खारा, तिंदा होता पानी। हम लोग बच्चों को कहते हैं तिंदा होता हो जाओ, तिंदा होता यानी खरे हो जाओ ना। तो ये कहाँ है जी? उड़ीसा। ठीक है, अब आइए आरो कह रहा खारा पानी मतलब नमकीन। दादाजी कह रहे हाँ बिल्कुल, समुद्र जैसा। समुद्र का पानी देखोगे ना एकदम नमकीन। समुद्र के पानी से लेके आके कुछ बनाओगे ना मछली वछली तो उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ वो भैया जा रहा था तो वहीं से तो नमक। हाँ आइए, कह रहा है बिल्कुल समुद्र जैसा, इसमें समुद्र का पानी भी आता है, इसीलिए इसे खारे झील कहते हैं। आरो कह रहा है वाह क्या होता है, वाह क्या होता है, क्या बोल रहे हैं। फिर दादाजी कह रहे हैं बहुत सारे पक्षी हर साल यहाँ आते हैं दूर दूर से, और लोग नावों में घूमने भी आते हैं। क्या जी? देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। क्या था? ये खारे झील का पानी। और आए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठका पनिया के बुल्लर झील। वाह क्या बात है। आइए फिर कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी बात करें तो मीठे पानी का झील है। इसका जल पीने योग्य होता है और यह पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिठौका से याद रखेंगे, मिठौका आम, है ना। अब ये कहता है बुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वाह, राज्य की बात करेंगे तो क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर ना जी। अब देखो है बुल्लर झील जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा ज़िले में स्थित है। यह झेलम नदी से बनी एक प्राकृतिक झील है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ये जानते हैं। लेकिन अगर ज़िले की बात करें तो बांदीपोरा, बांदी, है ना। हमने के ब्याह शादी में गाना होता है बंदी बामत के, बारी बंदी या देई, है ना, इसी से याद रखेंगे। बांदीपोरा जिले में स्थित है। कहते हैं यह झेलम नदी से बनी एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? झेलम। तो पानी की बरसात जब ज़्यादा हो जाता है ना, बुलबुले बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं तो उपनिया हम लोग झेलने लगते हैं कि साला कब सूखेगा यार, कब सूखेगा। तो इस ट्रिक से याद रखेंगे कहाँ? झेलम नदी से बना हुआ है। ये क्या है? प्राकृतिक झील है। ये हम लोग कोई नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक ने दिया हुआ है। ठीक है, आइए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है?
चिल्का झील। छिलका झील चिल्का झील है जी। छिलका से याद रखेंगे, है ना, इस चिल्का ही बोल रही है। और देखो तो छिलका झील, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें समुद्र का पानी आता है ना जी। और यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। राज्य की बात करें तो ओडिशा। वाह, सब याद हो जाता है जी आप लोगों को। कहता है कि चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। यह पक्षियों के प्रवास यानी पक्षी के रखने का क्या है, रहने का प्रमुख स्थल है। खूब ज़्यादा रहती हैं, प्रमुख स्थल, फेमस है उन लोगों के लिए। अब आइए, अब खान सर के बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए, हम ठगते नहीं हैं किसी को, पूरा देखिए, पूरा एकदम सिस्टम ऑफ बिहार देख लीजिए। कह रहा है खान सर के बुक में कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या बात है सर, बुलर झील है ना। अब आइए, कह रहा है यहाँ पे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। आज दुनिया के दे तो नहीं मारना है, भारत की बात हो रहा है। अच्छा, भारत। हाँ, कह रहा है ना कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो ओडिशा में स्थित है। समझ में आया। आइए, और दुनिया की जब बात करेगा कि दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो क्या हो जाएंगे जी, बैकाल। क्या हो जाएंगे, बैकाल झील ना। अरे उगता ही नहीं है, बैकाल झील। वाह झील, वाह, बैकाल झील याद रखेंगे। अब चलिए देखिए, नेक्स्ट स्टोरी पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टोरी कह रहा है कुछ इस तरीके से कि एक दिन आरव स्कूल से आया और बोला, दादाजी आज टीचर ने हिमालय पढ़ाया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कितने भाग हैं और कहाँ से शुरू होता है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, चल मैं तुझे बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ ना जी। दादाजी कह रहे हैं कि देख बेटा, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा और लंबा पहाड़ है। क्या है, सबसे ऊंचा और फिर सबसे लंबा, है ना, याद रखेंगे। सबसे ऊंचा और लंबा पहाड़ है क्या, हिमालय। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होता है और पूरब में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। याद रखेंगे, नंगा तो खूब याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा। तो पश्चिम जो है, पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होता है और पूरब में नामचा, न से भी है ना, नामचा बरवा तक फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए आरव कह रहा है, ओह तो ये बहुत लंबा है। दादाजी कह रहे हैं, हाँ बेटा, और इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, 3 हिस्सा में बांट दिया गया है। तो पहले का हिस्सा का क्या नाम है, हिमाद्री, है ना। हिमालय को 3 भागों में बांट दिया गया। तो पहले का भाग क्या है, हिमाद्री, जो सबसे ऊंचा वाला भाग है। ठीक है, अब हिमाद्री के बारे में जानिए। कहते यह हिमालय का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। अगर ऊपर वाला सबसे बात करें ना, तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। यह यहाँ बर्फ़ हमेशा रहती है। ठीक है, यही माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे ऊंचे पहाड़ हैं ऊपर वे। क्या है, माउंट एवरेस्ट, है ना, और कंचनजंगा जैसे, इसका नाम सुने हैं कि नहीं कभी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ठीक है, माउंट है ना, माँ से याद रखेंगे, माउंट, ऊँट को भी याद रख लेंगे, माउंट एवरेस्ट, है ना, कंचनवा का नाम याद रखेंगे, कंचनजंगा। ठीक है, आइए फिर दूसर का भाग में आएंगे, हिमाचल, जिसको क्या कहते हैं, दूसर का भाग को हिमाचल, यानी बीच वाला। बीच, ऊपर वाला तो हो गया, बीच वाला का नाम है हिमाचल। यह मध्य वाला हिस्सा है, यानी बीच वाला है ना। यह पहाड़, घाटियाँ और ठंडी जगहें होती हैं। यहाँ पहाड़ होती हैं, घाटियाँ होती हैं और ठंडी जगहें होती हैं, जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, तो यहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हिमाचल जाते हैं। ठीक है, अब आइए शिवालिक पे आते हैं। शिवालिक का मतलब नीचा वाला भाग, है ना। अब देखिए, यह हिमालय का सबसे नीचा वाला हिस्सा है। ठीक, यह छोटा है और इसमें कभी कभी भूस्खलन होती हैं। भूस्खलन मतलब क्या होता है कि जैसे पहाड़ कुछ हिस्सा टूट के गिर जाना, भूकंप आ जाना, ये सब चीज़ को भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, अब आइए फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पर्वत भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय बताइए, नंगा पर्वत से
नामचा बरवा तक। हाँ ABCD बोल दीजिए, सही रहेगा, है ना। तो अपना C नंबर राइट हो जाएगा। देख कहता है नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैला हुआ है। कहता है हिमालय भारत में पश्चिम से नंगा पर्वत यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर पूर्व में नामचा बरवा यानी अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन का कहेंगे हिमालय को, कहता है हिमालय को मुख्यतः कितने भागों में बांट दिया गया है। वाह, ये भी कोई पूछने वाली बातें है ना जी। 3 भागों में बांट दिया गया है। हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री याद रखेंगे, ठीक है, हिमाद्री, है ना। तो अब आएंगे हिमाचल। और शिव जी के नाम कौन किसको याद नहीं रहेगा, शिवालिक। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहते हैं। सबसे उत्तरी पर्वतमाला को बताइए क्या कहते हैं जी। 3 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएंगे। हाँ ऊंचा कह रहा है ना, हिमालय की सबसे उत्तरी कह रहा है, हिमाद्री। कहता है उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहते हैं, तो हिमाद्री कहते हैं ना। चलिए आ गया, उत्तरी को समझ लीजिए, उत्तरी, ठीक है। अब आइए फिर कह रहा है हिमाचल, जो हिमाद्री है ना, हिमालय की सबसे ऊंची और उत्तरी, इसको ऊंची भी कहेंगे और उत्तरी भी कहेंगे। इसको याद रखिए, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ाते थे ना, तो इसको याद रखेंगे कि हिमाद्री जो हिमालय की सबसे ऊंची और उत्तरी पर्वतमाला है, जहाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे ऊंचे शिखर स्थित हैं। याद रखेंगे, ऊंचा भी कह सकते हैं, उत्तरी भी कह सकते हैं ना। तो अब देखिए कह रहा है हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है। ऊंचे वाले को तो समझ लिए, आइए दक्षिणी उत्तरी वाला तो समझ लिया, दक्षिणी वाली को क्या कहते हैं जी। दक्षिणी वाले को क्या कहते हैं, दूसरा नंबर का आंसर फिर गड़बड़ हो गया, है ना। क्या कहते हैं, तो दूसरे हिमाचल ना, हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को कहते हैं शिवालिक कहते हैं। याद रखेंगे, हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। और उत्तरी को क्या कहा जाता है, हिमाद्री, है ना। उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री और दक्षिणी को शिवालिक। आइए कहते हैं शिवालिक हिमालय की सबसे नीचे वाला और सबसे नया हिस्सा है जिसमें कभी भी भूस्खलन होता है। जहाँ भूस्खलन होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कि दक्षिणी पर्वतमाला कहते हैं, है ना। हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला क्या कहते हैं, शिवालिक। और शिवालिक है नीचे वाला भाग, है ना, तीसरा वाला भाग। अब देखिए खान सर के बुक में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिएगा। ABCD इधर गड़बड़ा दिया है। कह रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है ना। ये जो उत्तरी है ना, उत्तरी पहले ही बताए थे, उत्तरी कहिए चाहे ऊंचा कहिए, तो ऊंचा को हिमाद्री कहेंगे। वाह, आइए अब हम लोग थ्योरी देखेंगे। कहता है कि हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। सर कह रहे हैं, यह पहले ही हम लोग जान चुके हैं ना। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बटा गया, ये भी हम लोग जान चुके हैं। इसकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं। इतना तो जाने है ना अभी। चलिए कन्फर्म है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। कहता है बहुत समय पहले की बात है, असम के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था जादव, है ना। वो बहुत शांत था लेकिन प्रकृति से बेहद प्यार करने वाला बच्चा था। बचपन में ही उसने देखा कि उसके गांव के पास की जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे की ज़मीन धीरे धीरे सूख रही थी। वहाँ पहले पेड़ थे, जानवर थे, पर अब सब गायब हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात है कि एक लड़का है, वो देख रहा है कि मेरे गांव का क्या हो रहा है, सब चीज़ें सूख रही हैं, है ना। अब कहाँ रहता है जी, कहता है कि उसके गांव के पास की जो ब्रह्मपुत्र नदी थी, नदी के किनारे ही ज़मीन धीरे धीरे सूख रही थी। ये नदी बताइए ब्रह्मपुत्र नदी के। और एक दिन जब वह नदी किनारे गया तो उसे वहाँ बहुत सारे मारे हुए सांप दिखे। धूप इतनी तेज़ थी और छाँव न होने के कारण वे सब मर गए, है ना, मर गए थे। जादव का दिल टूट गया। जादव जी आइए इधर। उसने सोचा अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो ये जगह रेगिस्तान बन जाती ना जी। वो सिर्फ 16 साल का था लेकिन उसने एक बड़ा काम ठान लिया। मैं पेड़ लगाऊंगा, अकेला सही लेकिन शुरू तो करूंगा।
उसने ठाना कि जो खंजर होते जा रहे हैं, ज़मीन रेगिस्तान बनती जा रही हैं, वहाँ पे हमको क्या करना है, पेड़ लगाना है ना जी। अकेले ही लगाएंगे लेकिन शुरू करेंगे हम ही हैं। अब आइए, हर दिन वह जाता, बीज बोता, छोटी नर्सरी बनाता और पौधों को पानी देता। धीरे धीरे वह हरियाली लौटने लगी। लोगों ने मजाक उड़ाया, अकेला लड़का जंगल लगाएगा ऐसे, ठीक है। पर जादव नहीं रुका। बरसों बीत गए और वो बंजर जमीन एक घना जंगल बन गई। बरसों बीतने के बाद क्या हुआ कि वहाँ एक घना जंगल बन गया, है ना। लगाया तो बनेगा ही ना। इस जंगल का नाम पड़ा मोलाई फॉरेस्ट। आज वहाँ बाघ, हिरन, हाथी, चील और सैकड़ों पक्षी रहते हैं, है ना। तो जो लड़कवा जादव था वो क्या, उस जंगल का नाम क्या पड़ा जी, मोलाई फॉरेस्ट। याद रखेंगे, मोलाई फॉरेस्ट उसका नाम पड़ा, है ना। लोगों को जब ये पता चला तो सब हैरान रह गए। एक अकेला इंसान ने 505 हेक्टेयर का जंगल बना दिया। सरकार ने उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का सम्मान दिया, है ना। सरकार ने क्या किया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का सम्मान दिया। फॉरेस्ट माने जंगल, है ना। मैन माने आदमी, ऑफ इंडिया माने इंडिया के जंगली आदमी, है ना। क्या, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के जंगल आदमी, मतलब जंगल लगाने वाला, वही समझ लो, है ना। और भारत, मतलब हम लोगों का इंग्लिश इतना भी तेज नहीं है चलिए करा। और भारत सरकार ने उन्हें पद्मा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया, है ना। उसके सरकार ने क्या कहा जी, उन्हें सम्मान जो दिया वो क्या दिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया उसे कहा, सम्मान दिया उसके, है ना। और फिर भारत सरकार ने उन्हें क्या दिया, पद्मा श्री पुरस्कार से सम्मानित, नवाजा, है ना, दिया भाई। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो अकेला व्यक्ति भी अधूरी धरती पर हरियाली फैला सकता है। पेड़ लगाना छोटा काम लग सकता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये भी एक मोटिवेशन ही है। आइए, फिर कह रहा है क्वेश्चन कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। बी नंबर है ना, जादव मुलाई पायंग। जादव उस समय से बोल रहे थे, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, जादव मुलाई पायंग। जादव भी याद रख लेंगे ना तो आप टिक मार लेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है, असम के पर्यावरणविद जादव मुलाई पायंग को उनके वृक्षारोपण और जंगल बसाने के कार्य के लिए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आइए, जादव मुलाई पायंग किस राज्य से संबंधित हैं, बताइए। असम से। ये तो एकदम आसान सवाल है, असम से हैं। देखिए, जादव पायंग असम राज्य के निवासी हैं। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी किनारे जंगल उगाया, है ना। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जादव मुलाई पायंग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। डी नंबर, पद्मा श्री से ना जी, पद्मा श्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 2015 में जादव पायंग को पद्मा श्री सम्मान से नवाजा। 2015 की ही बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, देखिए अब 1900 वाले में थोड़ी है, 1900 वाले में थोड़ी है, तो हम लोग खाली 1900 वाले याद करते हैं, तो 2015 की बात है, ज़्यादा नहीं। कहते जादव मुलाई पायंग, देखिए सुनिए, जादव मुलाई पायंग द्वारा उगाया गया जंगल किस नाम से जाना जाता है, बताइए। से जाना जाता है, सी नंबर से। सी नंबर से, मुलाई फॉरेस्ट। वाह क्या बात है, मुलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उन्होंने अकेले ही एक बड़ा जंगल तैयार किया जिसे मुलाई फॉरेस्ट कहा जाता है। अब देखिए कह रहा, जादव मुलाई पायंग ने वृक्षारोपण कार्य कब शुरू किया था, ये तो नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर तो थोड़ा सा आप लोग इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है ना। इसका आंसर करिए क्या हो सकता है। जादव मुलाई पायंग ने वृक्षारोपण कार्य कब शुरू किया था, तो आप याद रखेंगे 19 नहीं 1789 ईस्वी में, 1789 ना 79 सॉरी 79 अरे क्या ही बोल देते हैं कभी कभी, खा के नहीं आए देखो कहता है जादव मुलाई पायंग ने, हाँ सुनिए, कहता है जादव मुलाई पायंग ने, सर्च कर लीजिए, कहता है जादव मुलाई पायंग ने वृक्षारोपण कार्य कब शुरू किया था, तो 1779 है ना, 79 ईस्वी, ठीक है। चलिए आइए, कहता है उन्होंने 1779 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में वृक्षारोपण का कार्य आरंभ किया था। खान सर के बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन खान सर का कह रहा है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जादव पायंग को ना, सी नंबर। आप लोग तो हमको लजवा ही दिए अभी।
आइए, कह रहा है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से असम के पर्यावरणविद कार्यकर्ता जादव मोलाई पायंग को जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर दिन की तरह मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि यदि प्लीज़ लाइक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये सेशन कैसा लगता है या हमारा कलम ही ख़राब है ना। तो ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।